नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केम टॉक्स विद विवेक सर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशंस की, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, सॉल्यूशन जो है वो चाहे सीबीएसई एग्जाम्स हो चाहे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे बहुत ध्यान से फॉलो करें, पूरी वीडियो सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करें, और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं सॉल्यूशंस की। लेकिन सॉल्यूशंस की बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर्स एक ऐसे इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जब हम दो या दूसरा सब्सटेंसेस को मिक्स करें लेकिन प्रोपोर्शन कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल प्रोपोर्शन हो। ऐसे इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्सचर्स कहते हैं। और ये मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, दूसरा जिसे हम हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो आइए बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर की। होमोजेनस वर्ड दो शब्दों को मिलाकर बना है, होमो एंड जीनस। होमो मीन्स सेम एंड जीनस मीन्स मिलावट, कॉम्पोजिशन। यानी होमोजेनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन सेम हो थ्रू आउट द मिक्सचर। मैंने क्या बोला? होमोजेनस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स हुज कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे कि हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमने 1 टीस्पून सॉल्ट मिलाया और उसको डिसॉल्व किया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो बना वो कैसा होगा? होमोजेनस मिक्सचर। आप उसका कहीं से भी कंज्यूम करें, कहीं से भी आप कुछ ड्रॉप्स ले लें, सबका जो टेस्ट होगा वो एक जैसा होगा। जबकि स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ हेटेरोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कॉम्पोजिशन सेम ना हो थ्रू आउट द मिक्सचर। मैंने क्या कहा? कॉम्पोजिशन सेम ना हो थ्रू आउट द मिक्सचर। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जीनस मीन्स कॉम्पोजिशन और मिलावट। तो हमने क्या किया? 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमने 1 टीस्पून सैंड मिला दी। इसका प्रोपोर्शन हम कुछ भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिक्सचर बनाने के लिए कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता। तो हम देखेंगे कि इस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन जो सेम नहीं है थ्रू आउट द मिक्सचर, और स्टूडेंट्स इसको पीकर नहीं देखने की जरूरत होती है। तो आइए अब हम अपने मैटर पर वापस आते हैं, और हमारा जो मैटर ऑफ द वीडियो है वो ये है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक ऐसे होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जो कि दो या दूसरा कंपोनेंट्स को वेरिएबल प्रोपोर्शन में मिलाने पर बनते हैं। यानी पानी के अंदर मैं अगर 1 टीस्पून सॉल्ट डालूं तब भी वो सॉल्यूशन है, और पानी के अंदर मैं अगर 5 टीस्पून सॉल्ट डालूं तब भी वो सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रोपोर्शन जो है वो सेम नहीं होता। यानी व्हाट इज सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more components in variable ratio। क्या कहा स्टूडेंट्स मैंने? A solution is a homogeneous mixture of 2 or more components in variable ratio। तो स्टूडेंट्स, हमें जिस सॉल्यूशन की बात करनी होती है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों बाइनरी कहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ 2 कंपोनेंट से बना होता है। हम लोग 12th तक सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, जबकि दूसरे कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या कहा मैंने? एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट वो जो माइनर हो, और उसे मैं बी से रेफर करूंगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने जब भी बी लिखा है इस चैप्टर के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूट होगा, जबकि सॉल्वेंट वो जो मेजर होगा। मेजर मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा होगा मोस्टली। कई बार ये मेजर और माइनर क्राइटेरिया यूज नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा मेंटेन किया जाता है कि सॉल्यूट का अमाउंट कम से कम हो, मिनिमम हो, और सॉल्वेंट का अमाउंट मैक्सिमम हो, ज्यादा हो। तो उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे और इसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो इनको मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बाइनरी के अलावा भी और कई तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि टर्नरी, क्वाटर्नरी एटसेट्रा। टर्नरी मतलब 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्वाटर्नरी मतलब 4 कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही है, इसलिए हम बाइनरी की ही बात करेंगे। लेकिन अगर कभी आपको टर्नरी मिला भी तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, मेजर कंपोनेंट तो एक ही होगा, माइनर कंपोनेंट जो है एक से ज्यादा होते चले जाएंगे, चाहे वो टर्नरी हो चाहे वो क्वाटर्नरी हो। और एक बात फिर मैं आपको याद दिला दूं, सॉल्यूट माइनर जिसे मैं बी बोलूंगा, सॉल्वेंट मेजर जिसे मैं ए बोलूंगा। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे भी ध्यान देंगे। हमेशा हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसके अंदर जो चीज मिलाई जाती है वो सॉल्यूट होती है, और जिस चीज में मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट होता है। मतलब हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कंजंक्शन के लिए, जिसे हम इन बोलते हैं। इन वर्ड से पहले जो भी होगा, इन वर्ड नहीं बोला मैंने बोला इन शब्द से पहले जो भी चीज होगी वो सॉल्यूट होगी, और इन वर्ड के बाद जो भी चीज होगी वो सॉल्वेंट होगी। यानी मैंने अगर कहा सॉल्ट इन वाटर, इस टर्म का मतलब ये हुआ कि सॉल्ट यहां पर सॉल्यूट है और वाटर यहां पर सॉल्वेंट है। अगर मैंने कहा शुगर इन वाटर, इस बात का मतलब ये है कि शुगर यहां पर सॉल्यूट है और वाटर यहां पर सॉल्वेंट है।
तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं और उनको रिप्रेजेंटेशन क्या हम लोग यूज करते रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब कंपोनेंट्स की बात करने के बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करने से पहले हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर रहे हैं और सॉल्यूशंस को हम लोग 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जी हाँ, 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम जब भी किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई बेस होता है जिस बेसिस पर हम लोग उस चीज को क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स एक बेस है। हम लोग स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट किस स्टेट में मिलते हैं, इसके हिसाब से सॉल्यूशन को 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। वो 9 सॉल्यूशन जो हैं वो ये हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला जो है, मैं सबसे पहले कॉलम में जो दिखाऊंगा आपको वो क्या लिखा हुआ होगा, सॉल्यूट होगा और जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बी होता है। जबकि दूसरे कॉलम में मैं आपको दिखाऊंगा जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए होता है। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन की, जिसको हम कहेंगे गैस इन गैस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? गैस इन गैस, क्योंकि सॉल्यूट इन से पहले जो होगा वो सॉल्यूट है, इनके बाद जो होगा वो सॉल्वेंट है। तो गैस इन गैस सॉल्यूशन पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। और इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स एयर होगा हमारा, है ना। हम जानते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हुआ इसका, वो सबसे पहला जो टाइप हुआ इसका वो गैस इन गैस सॉल्यूशन है और उसका एग्जाम्पल है एयर। जबकि दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरा सॉल्यूशन का टाइप जो होता है वो होता है लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। और लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन की बात करें तो ह्यूमिडिटी होता है बच्चों, वाटर वेपर्स होती है एयर में, है ना। और कोस्टल एरियाज में ये वाटर वेपर्स एयर में बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पसीने बहुत ज्यादा आने लगते हैं। कई बार हम लोग दिल्ली में भी फील करते हैं कि अब हम कहते हैं आज बहुत ह्यूमिडिटी है, हो सकता है आज यहाँ बारिश हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। जी हाँ, तो सेकंड सॉल्यूशन जो था, सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो था उसका नाम है लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। थर्ड टाइप आप लोग भी गैस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस के बाद क्या होगा? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। जी हाँ, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते हैं, या फिर हम स्मोक पार्टिकल्स इन एयर भी कहते हैं। स्मोक इज सॉलिड पार्टिकल्स। स्मोक कब बोलते हैं हम लोग? व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर। तो स्मोक पार्टिकल्स इन एयर भी कह सकते हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल इन एयर भी एग्जाम्पल है सॉलिड इन गैस पार्टिकल्स का। इसके बाद अब हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की। गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, इसके बाद गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, फिर उसके बाद गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड लास्ट में सॉलिड इन सॉलिड की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड की। गैस इन लिक्विड स्टूडेंट्स, हम लोग पीते हैं कार्बोनेटेड वाटर, है ना। उसके अंदर क्या होता है? CO2 डिजोल्व इन वाटर होती है, सोडा वाटर वगैरह भी कहते हैं कईयों को हम लोग। उसके अंदर होता क्या है? CO2 गैस डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, और साथ में कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं और साथ में शुगर होती है। इन सबको मिलाकर हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है जो पीने में काफी अच्छी लगती है। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसके बाद बात करते हैं अगले टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, जिसको हम कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स इसके तो कई एग्जाम्पल आपको मालूम होंगे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल इन वाटर। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर एल्स, है ना। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्लीज इसे कभी भी, इस मिक्सचर को आप यूज करने की या कंज्यूम करने की कोशिश ना करें। ये एक सोशल मैसेज दिया मैंने आप लोगों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगला सॉल्यूशन क्या होगा? लिक्विड इन लिक्विड के बाद आप लोग भी गेस कर सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम लोग। सॉल्ट या शुगर कैसा होता है? सॉलिड होता है और उसको हम पानी में मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम सॉल्ट सॉल्यूशन, और अगर शुगर मिलाएंगे तो उसको हम शुगर सॉल्यूशन कहेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद जो अगला टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा उसे हम कहते हैं गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे? गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल सुना होगा रिएक्शन, जिसे हम लोग सेबेस्टियर एंड सैंडन रिएक्शन भी कहते हैं। जी हाँ, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस और एल्कीन का मॉलिक्यूल जो होता है, डबल बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल होता है, वो एड्सॉर्ब होता है प्लैटिनम पैलेडियम मेटल की सरफेस पर, निकल प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल की सरफेस पर। जी हाँ, तो गैस एड्सॉर्ब हो रही है, चाहे वो इथीन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, दोनों ही होती हैं। किस पर? कैटलिस्ट पर, कैटलिस्ट मेटल के ऊपर पर। कौन है? निकल या तो प्लैटिनम और या तो पैलेडियम। इन तीनों में से किसी भी एक मेटल की सरफेस पर वो गैस एड्सॉर्ब होती है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? गैस
इन सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है H2 ओवर पैलेडियम। जी हाँ, लेकिन आप याद रखिएगा, और वैसे इस रिएक्शन को आगे हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी हम मिला देते हैं गोल्ड में या सिल्वर में भी मिला देते हैं, क्यों? उसका ग्लिटर बढ़ जाए, उसमें चमक बढ़ जाए और थोड़ा देखने में और ग्लिटरी नजर आए वो, है ना। तो ये एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि आप जानते हैं मर्क्यूरी मेटल है, तो मेटल, और होता कैसा है, लिक्विड स्टेट में मिलता है ये रूम टेम्परेचर पर, और इसको हम मिला देंगे किसमें? गोल्ड में। तो लिक्विड क्या हुआ? मर्क्यूरी, और सॉलिड क्या हुआ? गोल्ड। सॉल्वेंट क्या हुआ? गोल्ड। तो ये एग्जाम्पल हुआ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। इसके बाद आखिरी है स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग दोनों कंपोनेंट क्या लेते हैं? सॉलिड के कंपोनेंट लेते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूट को एक सॉलिड सॉल्वेंट में मिलाते हैं, हम लोग मेटल अलॉयज फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि मिक्सचर होता है एक से ज्यादा मेटल्स का, जो कि एक होमोजेनस सॉल्यूशन होता है एक से ज्यादा मेटल्स का। अलॉय कई सारे हम लोग जानते हैं, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, स्टील एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने 9 तरह के सॉल्यूशंस देखे। कौन कौन से थे वो? गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इन 9 तरह के सॉल्यूशंस को तो हमने देखा, इनके एग्जांपल्स को भी देखा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें ये 9 के 9 तरह के सॉल्यूशंस नहीं पढ़ने होते डिटेल में। हमें सिर्फ 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं हमारे लिए। अक्सर हम लोग सॉल्यूशंस को डील करते हैं उन्हीं 3 में से किसी एक को। तो बताता हूँ वो 3 कौन से हैं। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हैं, उनमें से सबसे पहला है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जी हाँ, जहां पर सॉल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जबकि दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, वो है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जी हाँ, जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में हो। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जो सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहां सॉल्यूट गैसियस स्टेट में होगा और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। इन तीनों के बारे में आइए बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया और उसमें 1 टीस्पून शुगर डिजोल्व किया। तो 1 ग्लास वाटर में 1 टीस्पून शुगर डिजोल्व किया और उसको शेक किया ताकि वो डिजोल्व हो जाए। डिजोल्व करता गया मैं, तो वो पूरा डिजोल्व हो गया। फिर मैंने 1 टीस्पून और शुगर लिया और मैंने उसमें डिजोल्व किया, डिजोल्व करने की कोशिश की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व कर रहा हूँ लिक्विड में, ताकि क्या हो, सॉल्यूशन बन जाए। और जब कोई सॉलिड सब्सटेंस हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डिसोल्यूशन। तो यहां पर जब मैंने सॉलिड डिसॉल्व किया लिक्विड के अंदर, तो हमें क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। स्टूडेंट्स, एक टाइम के बाद जो है सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट का डिसोल्यूशन करना रोक देता है। उस स्टेट को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं या सैचुरेटेड स्टेट कहते हैं। तो जब सैचुरेटेड स्टेट अटेन हो जाती है, जब सैचुरेटेड स्टेट मिल जाती है, तो हमें क्या लगता है कि वो सॉल्वेंट जो है फर्दर अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व होने नहीं दे रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक सॉल्वेंट में जितना भी सॉल्यूट मिलाएंगे वो सारा डिसॉल्व होगा, लेकिन जब वो सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया, यानी वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो वापस सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी सैचुरेटेड स्टेट में होने क्या लगा है कि जिस रेट से, जिस स्पीड से सॉलिड और लिक्विड कंबाइन करके, यानी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसी स्पीड से जो ऑलरेडी सॉल्यूशन बना हुआ है वो जो है वो सेपरेट होने लगा, वो क्रिस्टलाइज होने लगा और अलग होकर सॉलिड और लिक्विड बनाने लगा। तो हमें क्या लगता है कि सॉल्यूशन फर्दर मिक्सिंग अलाउ नहीं कर रहा। हमें क्या लगता है कि वो सॉल्यूशन फर्दर मिक्सिंग अलाउ नहीं करता, लेकिन वो सॉल्यूशन फर्दर मिक्सिंग करता है। लेकिन जिस स्पीड से वो डिसॉल्व हो रहा है, उसी स्पीड से वो क्रिस्टलाइज भी होता चला जाता है। तो सैचुरेटेड स्टेट पर, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर, हमें क्या लगता है कि वो फर्दर मिक्सिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो फर्दर मिक्सिंग कर रहा होता है। और जिस स्पीड से उसके अंदर डिसोल्यूशन हो रहा है, उसी स्पीड से, उसी रेट से उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। एक बात और स्टूडेंट्स, हमसे कई बार पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी एक सॉल्वेंट की मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की ताकत को कहते हैं।
यानी सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय सॉल्वेंट। लेकिन ये सब कब हो रहा है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो कोई भी आपसे पूछे कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है तो हम उसे जवाब दे सकते हैं। मैंने बताया सॉलिड जो है सॉल्यूट को हम लिक्विड में मिलाएं तो सॉल्यूशन किस तरह से बनता है, सैचुरेटेड स्टेट किस तरह से अटेन होती है, उसी सैचुरेटेड स्टेट को हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सैचुरेटेड स्टेट ऐसा नहीं होता जिस स्टेट में हम लोग फर्दर मिक्सिंग ना कर सकें। हम फर्दर मिक्सिंग कर सकते हैं, हम जितना भी डिसॉल्व करेंगे वो सारा डिसॉल्व होगा, लेकिन जिस स्पीड से डिसॉल्व हो रहा है उसी सैचुरेटेड स्टेट अटेन होने के बाद जिस स्पीड से डिसोल्यूशन हो रहा है उसी स्पीड से क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे, हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमने 2 टीस्पून शुगर मिलाया, 2 चम्मच चीनी मिलाया। स्टूडेंट्स, जब हम लेमनेड बनाते हैं और पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं साथ में शुगर या जो भी हम लोग यूज़ करें एडिटिव, और वो ऐड करने के बाद जब हम लेमनेड पी लेते हैं तो स्टूडेंट्स, कभी आपने वाटर के रिमेनिंग क्रिस्टल्स जो होते हैं ग्लास के अंदर, क्या उन क्रिस्टल्स का साइज देखा है? वो सेम नहीं होता। आपने जो क्रिस्टल्स डाले होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, लेकिन जो लेफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं उनका साइज जो है वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि जितना भी हमने शुगर के क्रिस्टल्स को डिसॉल्व किया पानी के अंदर वो सारे डिसॉल्व हो गए, लेकिन एक लिमिट के बाद जो ऑलरेडी डिसॉल्व थे, यानी सैचुरेटेड स्टेट अटेन करने के बाद जो ऑलरेडी शुगर के क्रिस्टल्स डिसॉल्व थे वो सेपरेट होना शुरू हुए, वो अलग होना शुरू हुए, यानी वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हुए। अब जब क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुके थे तो उनका डिसोसिएशन हुआ, वो टूटे, उन क्रिस्टल्स को डिसोसिएट किया गया, क्योंकि हम उसको शेक कर रहे हैं। उस शेकिंग से वो उनके पार्टिकल साइज छोटा हुआ और छोटे होकर वो डिसॉल्व हो गए। लेकिन जो ऑलरेडी डिसॉल्व पार्टिकल्स थे उन वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के बीच में, वो पार्टिकल्स अलग होकर नीचे बैठ गए, वो नीचे होकर बैठकर उन्होंने प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिस स्पीड से डिसोल्यूशन होता है सैचुरेटेड स्टेट में, उसी स्पीड से क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन बनता कैसे है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आइए इन दोनों फैक्टर्स को हम डिटेल में बात करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले फैक्टर की बात करें जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को, तो उस फैक्टर का नाम है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर 2 तरह का होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 2 तरह का नेचर होता है। एक जिसे हम बोलते हैं पोलर और दूसरा जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर। यानी सॉल्यूट भी 2 तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, और सॉल्वेंट भी 2 तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। अब बात ये आ गई कि ये पोलर नेचर और नॉन पोलर नेचर जो है सॉल्युबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करता है एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के। तो सीधी सी बात स्टूडेंट से याद रखें, बहुत सीधा सा पैटर्न है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक का मतलब क्या होता है कि जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, जबकि जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। या ऐसा कह सकते हैं, इसे और प्रिसाइजली अगर हम कहें कि पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे कि सॉल्ट जिसको हम मिलाएं अगर पोलर सॉल्वेंट वाटर में तो उसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन अगर सॉल्ट को हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल्स या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इनमें मिलाएं तो इसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है, कॉमन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कम होगी। जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट्स की बात करें जैसे कि शुगर या आयोडीन, इसको हम लोग वाटर में मिलाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। लेकिन इसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आयोडीन को अगर हम लोग बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में और या फिर अल्कोहल में मिलाएं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पोलर जो सॉल्यूट होते हैं उनमें भी एक स्पेशल केस होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। यानी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हमने क्या किया, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड हमने किसमें डिसॉल्व किया, वाटर में, क्योंकि हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड, पोलर कंपाउंड्स तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे या बहुत कम सॉल्युबल होंगे। तो हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड को, वाटर में। आयनिक कंपाउंड जैसे मान लेते हैं NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। अब उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो मोर देन पॉजिटिव होता है, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो हाई होती है, उसके अंदर 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल।
पॉजिटिव पोल जो है वो सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव आयंस को कवर कर लेते हैं, जबकि नेगेटिव पोल्स जो होते हैं वो सोडियम क्लोराइड के अंदर पॉजिटिव आयंस यानी सोडियम आयंस को कवर कर लेते हैं। इसकी मदद से वो उसे तोड़ने में मदद करते हैं। क्या कहा मैंने? पॉजिटिव पोल जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, वो सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव आयंस एनायंस यानी क्लोराइड आयन को कवर करके अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल जो है वो सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव आयंस के अराउंड उसको कवर करके उसको अपनी तरफ खींचते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने NaCl डाला और NaCl डाला, ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके आसपास हैं। तो होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव पोल्स हैं, जो नेगेटिव पोल्स हैं, वो पॉजिटिव आयंस के आसपास घेर कर उसके खींचा अपनी तरफ, जिससे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग हो गए। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल जो है वो नेगेटिव आयन के अराउंड हैं और यहाँ पर पॉजिटिव आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल्स हैं, जिससे कि इस आयन के अंदर डिसोसिएशन हो गया। लेकिन यहाँ पर डिसोसिएशन के दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं। एक बात जो ध्यान देने वाली, यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज काम करती है। एक एनर्जी जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरी एनर्जी जिसे एनर्जी या एंथैल्पी, एक ही बात है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है या ऑलमोस्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं सेम ही होते हैं दोनों। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज या एंथैल्पीज काम करती हैं। एक है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी और दूसरी है जिसे हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। स्टूडेंट्स, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? 1 मोल ऑफ लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। जबकि हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ आयंस जो हैं वो हाइड्रेट फॉर्म करें, जब वो हाइड्रेट हों। तो यहाँ पर ये आयंस हैं, यहाँ पर ये सॉल्ट है, 1 मोल हाइड्रेट फॉर्म कर रहा है। इनके ब्रेक होने के दौरान जो ये वाटर में जब डिजोल्व हो रहा है, इसके डिजोल्यूशन के दौरान जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जबकि इनके ब्रेक होने के लिए, 1 मोल ऑफ लैटिस के ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो रिलीज हो रही है यानी वो नेगेटिव है, और लैटिस एंथैल्पी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, वो रिक्वायर्ड है, वो पॉजिटिव है। तो अगर जो निकल रही है वो ज्यादा निकलेगी तो जो रिक्वायर्ड है वो उसको पूरा कर देगी। मैंने क्या कहा? अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा रिलीज होगी और लैटिस एंथैल्पी जो चाहिए वो कम होगी, तो वो उसको ब्रेक होने में मदद करेगी और जिसकी वजह से लैटिस जो है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर जो निकल रही है हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी वैल्यू कम हो, उसका मैग्नीट्यूड अगर कम हो, और जो एब्जॉर्ब हो रही है लैटिस एंथैल्पी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, यानी एनर्जी जो निकल रही है वो लैटिस को तोड़ने में सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है, इसीलिए उस केस में डिसोल्यूशन नहीं होगा। यानी मैंने कहा दो केस आएंगे। एक केस जहां पर डिसॉल्व होगा वहां पर क्या होगा, जो निकल रही है वो ज्यादा होगी यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और लैटिस एंथैल्पी कम होगी। यानी इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है और लैटिस एंथैल्पी कम है तो वो आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर पाएगी, और उस केस में वो आयनिक कंपाउंड जो है आयनिक होते हुए भी, पोलर होते हुए भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि सॉलिड जब लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं तो दो तरह के फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जिसकी हम बात करें डिटेल में वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर की अगर हम बात करें तो पोलर और नॉन पोलर दो तरह के सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकते हैं। सॉल्यूट भी दो तरह के हो सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, एंड सॉल्वेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। अब कौन किस पर डिसॉल्व होता है? तो सीधी बात मैंने आपको ये बताई, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, मतलब एक जैसी चीज में डिसॉल्व होगी। यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल ज्यादा होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होंगे। अगर इसे हम क्रॉस करेंगे यानी नॉन पोलर सॉल्यूट अगर पोलर सॉल्वेंट में मिलाएंगे तब भी सॉल्युबिलिटी कम या नहीं होगी, और अगर हम नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में मिलाएंगे तब भी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम या नहीं होगी। तो अब अगर हम बात करें पोलर के केस में तो एक स्पेशल केस आता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स वैसे तो यूजुअली सॉल्युबल होना चाहिए वाटर के अंदर, लेकिन इस बात को अफेक्ट करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। एक होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो क्या है, 1 मोल ऑफ आयन जब पानी में डिसॉल्व होता है वो हाइड्रेट बनाता है, उस दौरान जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज एक्सोथर्मिक एनर्जी, एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक। जबकि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, 1 मोल ऑफ लैटिस सॉलिड जब ब्रेक होता है तो उसको ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो यानी चाहिए हो, तो अगर जो निकल रही है वो ज्यादा है और जो चाहिए वो कम है तो प्रोसेस होगा
ये स्पॉन्टेनिटी के कंडीशंस में भी होता है ये। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा और लैटिस एंथैल्पी अगर कम है तो वो आयनिक कंपाउंड जो है डिजॉल्व होगा वाटर के अंदर। लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, जो निकल रही एनर्जी वो कम है और जो चाहिए वो ज़्यादा है, तो वो प्रोसेस सॉल्युबल नहीं होगा और वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कई एंट्रेंस एग्जाम में भी ये अपने दर्शन दे देता है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिए और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जिसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न भी आपको बताता हुआ चलता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, ये याद रखने में मुश्किल होती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ कि इनमें से सिर्फ पहले एक ही याद रखिए। एक कंडीशन याद रहेगी तो दूसरी अपने आप निकल कर आ जाएगी। और उस कंडीशन को भी याद करने के लिए, जो कि मेरी एक स्टूडेंट है झिलमिल, उसी के नाम पर मैंने एक पैटर्न भी, उसके नाम को याद रखते हुए, दिमाग में रखते हुए मैंने एक पैटर्न भी बनाया हुआ है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने डिस्कस करता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ हिल मिल। हिल मिल, हिल मतलब ही मतलब हाइड्रेशन और ल मतलब लैटिस। तो हाइड्रेशन ज़्यादा और लैटिस कम तो मिल यानी डिजॉल्व हो जाएगा। तो हम याद रखेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी के लिए पैटर्न जो है कि हिल और मिल। क्या? हिल और मिल। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, लैटिस एंथैल्पी कम, मिल। ही हाइड्रेशन, ल लैटिस, मिल डिजॉल्व। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं कैसे टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस को अफेक्ट करता है। मैंने क्या कहा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। सबसे पहले यहाँ पर 3 केसेस होते हैं स्टूडेंट्स, टोटल यहाँ पर 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस जो होता है, उसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ। इस रिएक्शन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है और डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बना रहा है। स्टूडेंट्स, सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हुआ, सॉल्यूशन बनाया। इस दौरान आप देख पा रहे हैं ना ही प्रोडक्ट साइड में कहीं पर हीट लिखी गई है और ना ही रिएक्टेंट साइड में कहीं पर हीट लिखी गई है। यानी ये प्रोसेस ना ही एंडोथर्मिक है और ना ही एक्सोथर्मिक है। और ऐसे प्रोसेस जिसको डिजोल्व करने के दौरान ना ही हीट निकल रही हो, यानी जब किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में हम डिजोल्व कर रहे हैं तो ना ही उस दौरान हीट निकल रही है और ना ही हीट डालने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे प्रोसेस में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे केस में टेम्परेचर कोई रोल नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी इस केस में चेंज इन टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा सॉल्युबिलिटी को। आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में भी कोई हीट नहीं है, रिएक्टेंट में भी कोई हीट नहीं है, और क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में कोई हीट नहीं है, तो टेम्परेचर में कुछ भी आप करें, कितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तब भी, और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तब भी प्रोसेस की सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सॉल्युबिलिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। स्टूडेंट, टेम्परेचर के इफेक्ट को सॉल्युबिलिटी पर समझने के लिए, आगे आने वाले 2 इफेक्ट्स को समझने के लिए मैं आपको एक बेकार एग्जांपल देता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि मेरे फादर की फैक्ट्री है पेन बनाने की, पेन प्रोड्यूस करने की। अब हम जानते हैं फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का वो बहुत बड़े स्केल पर होता है, लार्ज स्केल पर होता है। तो उन्होंने बहुत सारे पेन प्रोड्यूस कर लिए और इतने पेन बना दिए कि उसको रखने की जगह घर में नहीं रही। बहुत ज़्यादा, मतलब गोडाउन्स भर गए, फैक्ट्रीज पूरी भर गई और घर में भी हमें रखना पड़ा। अब उसको रखने की वजह से घर में हमारे काफ़ी कम स्पेस बचा और मतलब सोते जागते हमें सिर्फ पेन ही पेन नज़र आने लगे। अब ऐसे में मान लेते हैं कि मेरा हैप्पी वाला बर्थडे आ गया और उसमें किसी स्टूडेंट ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया। तो स्टूडेंट्स, मुझे कैसा लगेगा? मुझे गुस्सा आएगा ना? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, मुझे पेन नहीं चाहिए और मेरे घर में जो पेन रखे हैं मैं अपने फ्रेंड्स को बांट रहा हूँ कि ले लो, ले जाओ। और ऐसे में कोई स्टूडेंट आए और मुझे पेन गिफ्ट करेगा तो जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आएगा। ऐसे ही ये एक प्रोसेस है जहां पर सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में मिलाया और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद जो कंटेनर था वो गर्म हो गया। कंटेनर गर्म हो गया मतलब ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। अब ऐसे प्रोसेस के लिए अगर मैं हीट बढ़ाऊंगा, मतलब उस कंटेनर को जाकर मैं गर्म करूंगा या ऐसी जगह पर रख दूंगा जहां पर ज्यादा टेम्परेचर है, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है। क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि इसको नहीं चाहिए। अब इसको नहीं चाहिए और मैं इसको हीट दे दूं, यानी मैं इस कंडीशन के लिए टेम्परेचर राइज करूं, तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसको हीट नहीं चाहिए, ये हीट रिलीज कर रहा है और अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है ऐसे प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होंगे,
ऐसे प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होंगे उनके लिए राइज इन टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को घटा देगा। उनके लिए राइज इन टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को घटा देगा। कैसे प्रोसेस के लिए? जो एक्सोथर्मिक होंगे। आप देख रहे हैं हीट राइट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और उनके लिए अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। हाँ, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब आइए तीसरे केस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, अब थर्ड केस को समझने के लिए मेरे बेकार एग्जाम्पल की बात करें तो क्योंकि मेरे फादर ने बहुत सारे पेन बनाए थे और मेरे घर में पेन बहुत सारे थे और मैं पेन चाह रहा था कि मेरे घर में से कम हो जाए ताकि मुझे कुछ सोने की जगह मिल जाए, क्योंकि बेड पर, सोफा पे, सब जगह जो है पेन ही पेन रखे हुए थे, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी। अब ऐसे में किसी स्टूडेंट ने मुझसे पेन मांगा कि सर मुझे कुछ पेन की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, मैं खुश होऊंगा या दुखी होऊंगा? मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उसे पेन दूंगा और मैं मेरे पेन बांटने से मेरे घर में कुछ पेन कम हो जाएंगे, जिससे मुझे सोने की जगह मिल जाएगी। ऐसा ही ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने एक सॉल्यूट को डिसॉल्व किया एक सॉल्वेंट में। अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा तो हमने क्या किया, उसको उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा गर्म कर दिया जिसमें हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट साथ मिलाया था। तो हमने जब उसे गर्म किया तो वो डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हमने हीट प्रोवाइड की। इसका मतलब क्या है? इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए हीट चाहिए। क्या करना है? इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए हीट चाहिए। अब ऐसे किसी प्रोसेस को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऐसे किसी प्रोसेस के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यानी एंडोथर्मिक के लिए राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, एक्सोथर्मिक के लिए राइज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। और अगर प्रोसेस ना एंडोथर्मिक हो ना एक्सोथर्मिक हो और उसके लिए आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी और टेम्परेचर कम करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सोथर्मिक के लिए अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ाने पर कम हो रही है, तो कम करने पर बढ़ेगी ना सॉल्युबिलिटी। जबकि एंडोथर्मिक के लिए आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। स्टूडेंट्स, एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, टेम्परेचर के इफेक्ट को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, क्योंकि यही तीन चीजें हमेशा कभी भी किसी भी सॉल्यूशन को अफेक्ट करती हैं। कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो, चाहे वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो, चाहे वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हो, इन तीन के अलावा कोई फोर्थ केस नहीं होने वाला। तो इन तीन केसेस को आप कई बार देखिए, कई बार समझिए, क्योंकि यही केसेस बार बार, चाहे वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो, चाहे वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हो, सब जगह यही केसेस बार बार रिपीट होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की, जो कि हमारा दूसरा टाइप है सॉल्यूशंस में। पहले हमने बात की सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की, अब है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूट जो लिया इस बार वो भी लिक्विड था और सॉल्वेंट जो लिया इस बार वो भी लिक्विड था, और दोनों को मिलाया हर बार की तरह उसने क्या बनाया? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बनाया? बाइनरी सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की। किसकी अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की? इसको लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी को। तो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो कि सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस में भी हमने डिस्कस किया था, और जो चीज़ वहाँ पर थी वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है वो दो तरह का होता है। एक बार जल्दी से मैं बताकर आपको आगे बढ़ता हूँ और दूसरे फैक्टर की बात करता हूँ। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो तरह के नेचर शो करते हैं, एक होता है पोलर नेचर और दूसरा होता है नॉन पोलर नेचर। कैसा? पोलर एंड नॉन पोलर। ध्यान देना है आपको कि लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक होता है, यानी नॉन पोलर सॉल्यूट्स ही हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में मिला सकते हैं और पोलर सॉल्यूट से हम लोग पोलर सॉल्वेंट्स में मिला सकते हैं। अगर नॉन पोलर सॉल्यूट हम लोग पोलर सॉल्वेंट में मिलाने की कोशिश करेंगे तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी या कम होगी। ऐसे ही पोलर सॉल्यूट्स अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलाने की कोशिश करेंगे सॉल्युबिलिटी नहीं होगी या कम होगी। तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को, वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो हम इसे कहते हैं इंटरैक्शंस। स्टूडेंट्स, हमने इंटरैक्शंस पढ़ी हैं 6 तरह की 11th क्लास में ही। स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन कौन सी थी? डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिस्पर्जन फोर्सेस। ये 6 तरह की इंटरेक्शंस हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने पढ़ी है और मैं आगे इस पर एक वीडियो भी डालूंगा। तो ये इंटरेक्शंस और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं
सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस को। तीसरा एक फैक्टर और होता है स्टूडेंट, जिसके बारे में बहुत थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है, इसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इससे जुड़े हुए सारे केसेस में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो वीडियो को यहीं पर रोककर थोड़ा सा पीछे जाकर जरूर देखिए इसे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए मैं इसे अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर असर डालने वाले सिर्फ हम दो फैक्टर मानेंगे अभी, एक है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और दूसरा है इंट्रैक्शन। अब आइए देखते हैं कि ये दोनों किस तरह से इन लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है वो जो सॉल्युबल हो, दूसरा जो पार्शियली सॉल्युबल हो, और तीसरा जो कि इनसॉल्युबल हो। पहला जो सॉल्युबल हो, दूसरा जो पार्शियली सॉल्युबल हो, और तीसरा जो इनसॉल्युबल हो। ये तीनों ही तरह के सॉल्यूशन जो हैं वो डिपेंड करते हैं इन 2 फैक्टर पर। पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा है नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली बात, सॉल्युबल तब होगा जब ये और ये दोनों ही सेम होंगे। मतलब जो हमने सॉल्यूट मिलाया और किसी सॉल्वेंट में मिलाया, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का ही नेचर भी सेम हो और अगर इंट्रैक्शन भी सेम हो, यानी जो नेचर सॉल्यूट में है वही नेचर सॉल्वेंट का भी हो, और जो इंट्रैक्शन सॉल्यूट का है वही नेचर सॉल्वेंट का भी हो। ऐसे सॉल्यूशंस जो होंगे लिक्विड एंड लिक्विड वो सॉल्युबल होंगे, यानी दोनों में, ऐसे सॉल्यूशन में बोथ सेम हो, दोनों सेम हो, नेचर भी और इंट्रैक्शन भी। लेकिन अगर नेचर सेम है इंट्रैक्शन सेम नहीं है, या फिर इंट्रैक्शन सेम है नेचर सेम नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज, आइदर 1 और 2, ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे वो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। यानी ऐसे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसके अंदर नेचर तो सेम है इंट्रैक्शन सेम नहीं है, या फिर इंट्रैक्शन तो सेम है नेचर सेम नहीं है, दोनों में से कोई एक सेम है और एक नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशंस पार्शियली सॉल्युबल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। जबकि इनसॉल्युबल की बात करें तो उसके अंदर ना ही नेचर सेम हो और ना ही इंट्रैक्शन सेम हो। किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। यानी जिस नेचर वाले सॉल्यूट को हम जिस नेचर वाले सॉल्वेंट में मिला रहे हैं दोनों डिफरेंट है, साथ साथ जो सॉल्यूट में इंट्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन है दोनों ही डिफरेंट है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग इनसॉल्युबल कहेंगे। तो यानी हम ऐसा कहेंगे कि लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो 3 तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स अफेक्टिंग, एंड दोज आर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इंट्रैक्शन। 3, एक जो सॉल्युबल हो, दूसरे जो पार्शियली सॉल्युबल हो, और तीसरे जो इनसॉल्युबल हो। इसमें दोनों ही सेम होते हैं, इसमें एक सेम होता है या तो नेचर या तो इंट्रैक्शन, और इसमें दोनों ही सेम नहीं होते, नेचर भी नहीं और इंट्रैक्शन भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले सॉल्युबल की बात करें। सॉल्युबल मतलब नेचर भी सेम और इंट्रैक्शन भी सेम, तो वो होते हैं बेंजीन एंड हेक्सेन। फिर हम बात करें पार्शियली सॉल्युबल की, तो इसका एग्जाम्पल होगा एथर एंड वाटर। क्या बताया मैंने? एथर एंड वाटर, क्योंकि दोनों में इंट्रैक्शन सेम होती है, नेचर डिफरेंट होता है। जबकि तीसरा इनसॉल्युबल की बात करें तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा कि हम लोग वाटर और बेंजीन को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? वाटर और बेंजीन को। तो इसका एग्जाम्पल हुआ वाटर एंड बेंजीन, इसका एग्जाम्पल हुआ एथर एंड वाटर, और इसका एग्जाम्पल हुआ बेंजीन एंड हेक्सेन। इनमें से किसी को भी सॉल्यूट ले लें, किसी को भी सॉल्वेंट ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ देखना है नेचर और सॉल्वेंट का, सॉरी नेचर एंड इंट्रैक्शंस का। तो स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया बेंजीन एंड हेक्सेन। बेंजीन भी और हेक्सेन भी, नेचर की बात करें तो दोनों का नेचर कैसा होता है? नॉन पोलर, जबकि दोनों में इंट्रैक्शन भी सेम होती हैं। अच्छा, पार्शियली सॉल्युबल का मैंने एग्जांपल आपको दिया वाटर एंड एथर। वाटर और एथर में एक चीज सेम होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रैक्शन, क्योंकि वाटर कैसा है? वाटर कैसा होता है? पोलर, और एथर कैसा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर होगा। अब वाटर और एथर नेचर तो डिफरेंट हो गया, लेकिन दोनों की इंट्रैक्शन सेम होती है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। लेकिन तीसरा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया उसमें मैंने आपको बताया बेंजीन एंड वाटर। बेंजीन नॉन पोलर होता है, वाटर पोलर होता है, नेचर डिफरेंट रहा। जबकि दोनों में इंट्रैक्शन, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो दोनों में इंट्रैक्शन भी डिफरेंट हुई, इसीलिए वो इनसॉल्युबल कैटेगरी में आएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ा और लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ा बहुत डिटेल में, लेकिन अभी भी एक टाइप का सॉल्यूशन रह गया है जिसको हम गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके ऊपर मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगा।
लेकिन इस वीडियो में मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे बहुत डिटेल में डिस्कस करना होगा, उस पर कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, उनके बारे में बात करनी होगी। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं उसको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सजेशंस आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर भेज सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। केमिस्ट्री विद केम टॉक्स।